हेलो आप सब लोगों को। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आप किसी भी भाषा में कंफर्टेबल तब होते हो जब वो आपको पढ़ने आता है। हमारी हिंदी में अगर मैं हिंदी पढ़ने के बहुत कंफर्टेबल हूं कि मेरे को हिंदी समझ में आती है, चाहे आर्टिकल दे दो, एडिटोरियल दे दो, कुछ भी दे दो, सेंटेंस अरेंजमेंट दे दो, क्लोज दे दो, हमें नहीं पता है, हमने आज तक बनाया हो नहीं बनाया हो, हम बना लेंगे उसको। क्यों? पढ़ के समझ में आता है। मैं अपने आपने देखा होगा, मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि उसको समझने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ उसमें ऐड नहीं किया, आपने उसमें कुछ ग्रामर नहीं ऐड किया, वोकैब नहीं ऐड किया, आपने अपनी रीडिंग का प्रैक्टिस, रीडिंग का अमाउंट ज्यादा किया है। प्रैक्टिस लंबे समय तक, सालों तक, 10 12 15 साल, इवन आज भी चल रहा है, और आपके अगल बगल के माहौल में सब लोग उसी भाषा का इस्तेमाल करते थे, और आपने ग्रामर और उसको दोनों को डिस्काउंट किया। इंग्लिश में जैसे हमने शुरू किया, ये चूंकि सेकेंड लैंग्वेज था, और हमें सिखाने वालों ने इस चीज पे इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि आपको ये वाला काम करोगे तब ये होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि पढ़ोगे तो पढ़ने आ जाएगा, जबकि हकीकत ये है कि अगर ये काम करके होता कि ये काम करके तुम्हारे को रीडिंग आ जाएगा, तो ऐसी कोई किताब भी बनी होती जो ग्रामर से तुमको रीडिंग सिखा दे। तुमने हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश की कोई किताब आज तक कभी मार्केट में नहीं देखी है। हाउ टू स्पीक की भी इवन किताब आ गई है, लेकिन वैसे वो उस किताब को पढ़ने से बोलना नहीं आएगा। रीडिंग और स्पीकिंग कोई किताब नहीं है। आपको इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। ग्रामर की 1 लाख किताबें हैं मार्केट में, वोकैब की 1 लाख किताबें हैं मार्केट में, लेकिन अंडरस्टैंडिंग की किताब मार्केट में नहीं है। इसका आपने मतलब समझा? प्रैक्टिकल चीजों की कोई किताब नहीं बनती। आपने कभी, आप अगर मोटरसाइकिल चलाना जानते हो तो उसकी कोई किताब आपने पढ़ी, या राइट फ्रॉम डे वन आपको पता था कि आपको मोटरसाइकिल चलाना है एंड उसको चलाने से चलाने आएगा? आपने कहां यह समझा कि उसके कार्बोरेटर का फंक्शन हम जानेंगे तो हमको चलाने आएगा? आपने ये कहां समझा? कार्बोरेटर का फंक्शन उस गाड़ी के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, चलाने के लिए नहीं अच्छा है, और उसके लिए उसके अपने रिस्पेक्टिव एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको हम लोग मैकेनिक बोलते हैं। हमने इंग्लिश में चूंकि बाहर से हमको बहुत सारे फैक्टर्स को ऐड करने के लिए बोला गया, वोकैब करो पढ़ने आ जाएगा। अब वोकैब कभी तुम संतुष्ट होगे नहीं, ग्रामर पढ़ने के समय में कभी दिखता नहीं है। ट्रांसलेशन करने के लिए ग्रामर पढ़ने की जरूरत है, वर्ड पावर की जरूरत है, क्योंकि जो शब्द लगे हैं उसको हिंदी में करना है। लेकिन एक बात समझिए कि अगर आपको जो अभी मिलता है उसमें आपके पास वो डिक्शनरी चाहिए होगी, वो वर्ड मीनिंग चाहिए होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल में तो कोई कुछ नहीं दे पाएगा। ये विशुद्ध प्रैक्टिस की चीज है, आपको कुछ अपने तरफ से एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिंपली अपने रीडिंग का अमाउंट बढ़ाना है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर तुम्हें अपने कैलिबर या स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो वेट थोड़ा मजबूत लो, और इसी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए ना, तो आपको फिर बाकी वोकैब को और वर्ड्स को, ग्रामर को हैंडल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप आराम से सेल्फ कर लोगे, क्योंकि तुमको समझ में आ रही है बात। अब आज तुमको अगर हिंदी में ग्रामर पढ़ना हो, वुड यू फाइंड अ टीचर? नहीं खोजोगे। आप ग्रामर की एक किताब लोगे हिंदी की और अच्छे से पढ़ोगे, 8 10 दिन में पढ़ के उसको खत्म कर दोगे। वो इंग्लिश में नहीं है अंडरस्टैंडिंग, तो तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई हमें वो किताब के लिखी हुई ग्रामर को पढ़ाएगा तो हमको हमारी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। तुम, ये सेल्फ की चीज है। मोटरसाइकिल कोई और चलाए, तुमको चलाने आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें खुद चलाना होगा, और राइट फ्रॉम डे वन अगर आप शुरू करते हो तो आपको 1000 परेशानियां दिखाई पड़ेंगी। 1000। कभी क्लच नहीं ठीक से दब रहा है, कभी एक्सीलेटर कम हो गया, कभी बढ़ गया, कभी ब्रेक नहीं लगा, कभी गियर सही वाले स्पीड में सही नहीं चल रहा है। 1000। हैंडल का बैलेंस खराब है, बट यू केप्ट हैविंग द प्रैक्टिस एंड स्लोली एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस। क्लच कैसे दब रहा है, एक्सीलेटर कितना होना चाहिए, ब्रेक कब लगेगा, किस गियर में वो सही चलेगा, वो पता नहीं, माइंड को ऑटो हो गया है, अपने अपने चल रहा है।
शुरुआत के स्टेज में आप अगर ऐसे सोचे होते तो कभी नहीं चला पाते कि मैं 30 की स्पीड में गाड़ी चलाऊंगा, 30 से जब 31 जाएगा तो मैं सेकंड गियर बदलूंगा। ऐसा नहीं होता। यू स्टार्टेड हैविंग, यू केप्ट ऑन हैविंग द प्रैक्टिस एंड थिंग्स स्टार्टेड फॉलोइंग इन द प्लेस। प्रैक्टिस चीजों के साथ यही है कि तुम प्रैक्टिस जारी रखो। और समस्या यह है कि लैंग्वेज सिंपली प्रैक्टिस चीज है। भाई एक बात समझो, अगर हमें बोलने नहीं आता तो हम क्या पढ़ें कि हमको बोलने आ जाएगा? तुमको भी जवाब आएगा कि बोलेंगे तो बोलने आ जाएगा। तो बोलो, क्यों ग्रामर के नियम कानून ध्यान रखते हो? बोलोगे तो बोलने आ जाएगा, सिंपल सा। कीप ऑन हैविंग द प्रैक्टिस एंड दैट्स इट। अभी जो चूंकि मैं अभी काम कर रहा हूं वो इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग के की बात कर रहा हूं, और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं और इट विल बी कंटिन्यूअस। क्योंकि मैंने देखा परीक्षा के लिए लड़के करते हैं और बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा सेंटेंस सर्जन में दिक्कत है, वो ये नहीं समझ पाते कि अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, सेंटेंस सर्जन में नहीं। और उसी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रूट कॉज है उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं हिंदू के, चूंकि बहुत पॉपुलर है कंट्री में, हालांकि कुछ सारे पेपर अच्छे होते हैं लेकिन हिंदू पॉपुलर है तो मैंने भी वो टेकअप कर लिया। मैं आपको हाउ टू रीड सिखाऊंगा, कैसे पढ़ना है, समझना है। लेकिन जब मैं रीड करूंगा उसके आज तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा मूड कैसा होगा, आप देख लो, जज कर लो। और अगली बार से जब मैं आपके सामने में आऊंगा तो मैं आपको एक दिन पहले एक पार्ट दूंगा जिसको आपको पढ़ना है, खुद कोशिश करनी है। और उस पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा जो ये मेरे को जज करने में मदद करेगा कि आपको वो सेंटेंसेस समझ में आए या नहीं आए। पढ़ने के बीच में डिक्शनरी का हेल्प मत लीजिएगा, क्योंकि डिक्शनरी का हेल्प आपको कमजोर रखेगा, आपकी कमजोरी को कंटिन्यू करेगा। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है बशर्ते आप उसको बिना किसी प्रॉस कॉन्स कंडीशंस डाले हुए उस पर प्रैक्टिस करो, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मैं एक दिन पहले दूंगा आपको, उस पे उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, अगले दिन मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आज मैंने कल का पेपर, कल एक दिन पहले का पेपर जिसमें शशि थरूर का एक आर्टिकल निकला हुआ था, और शशि थरूर बहुत नॉर्मल तो लिखते नहीं है, तो मुझे लगा कि इसी को टेकअप करना चाहिए और मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, और ये लिखा हुआ है 7 अगस्त 2025 का आर्टिकल है ये हिंदू का। मैंने छोटा सा लिया है, ये एकदम छोटा सा है, इतना छोटा सा। चूंकि फॉन्ट के साइज बड़े हैं इसलिए मैंने वो आपको दिखाई पड़ा 2 पेज में, 2 पेज में है नहीं। अब आप सेंटेंस को पढ़ो। The exodus of over 300 Chinese engineers from Foxconn's pivotal iPhone 17 manufacturing facilities in Tamil Nadu and Karnataka, a recent move ostensibly executed under corporate directive, is far more than an administrative recalibration. अब अगर इसको तुम कहो कि मुझे ट्रांसलेट करना है, तो बचपन से ऐसे सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट कब किया था? आपने जब अजीबोगरीब हम लोग पढ़ते हैं, एक तरफ आप बोलते हो सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आप ध्यान दो, दूसरी तरफ बोलते हैं कि इसको हिंदी में करना है। हिंदी कैसे कर सकते हो? तुमको एक्सोडस का मतलब आता रहेगा, तुमको रिकैलिब्रेशन का मतलब आता रहेगा, तुमको फैसिलिटी का मतलब, फैसिलिटी का मतलब तो सुविधा है, और यहां पे कंपनी है, फैक्ट्री है, तो फैसिलिटी का मतलब फैक्ट्री भी होगा, तब तो इस सेंटेंस का मीनिंग आएगा। आप इसको समझने की कोशिश करो, इसके थीम को समझने की कोशिश करो, ना कि इसको ट्रांसलेट करो। बच्चे कहां परेशान होते हैं? वो ऑस्टेंसिबली पकड़ेंगे, वो एक्सोडस पकड़ेंगे, वो रिकैलिब्रेशन पकड़ेंगे, और उनको जो आता है वो उसको तो ध्यान ही नहीं देंगे ना, उसको तो वैल्यू नहीं देंगे। और ये उनके पकड़ने की चीज नहीं है, उनको बचपन से इतना ये काम करवा दिया गया है कि बस उनको आदत ही यही पड़ गई है। और हकीकत क्या होता है कि जब तक ये तीनों वर्ड को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम इसको पढ़ नहीं पाओगे। दिमाग हमेशा बोलता रहेगा एक्सोडस का मतलब पता होगा तब तो, रिकैलिब्रेशन का मतलब पता होगा तब तो, ऐसे दिमाग में आने लगता है। और आप जरा ध्यान दो, over 300 Chinese engineers from
आईफोन, मैं ये नहीं पकड़ रहा हूं भाई, मेरे को दिक्कत हो सकती है। पिवोटल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल होता है। अब आईफोन 17 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, आपको समझ में आ रहा है कि 300 चाइना के इंजीनियर्स जो कर्नाटका और तमिलनाडु के आईफोन 17 के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, जगह फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे। यहां से उनको क्या किया गया? ट्रांसफर कर दिया गया। और क्या किया जाएगा? फ्रॉम फॉक्सकॉन्स फैसिलिटीज 300 का कॉरपोरेट डायरेक्टिव, वो डायरेक्शन ही है, निर्देश, कंपनी ने निर्देश दिया, उस कंपनी ने इज, उनका जो ट्रांसफर था, इज फार मोर देन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। हम एक्शन लेते हैं ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है, कंपनी का एक्शन नहीं है, उससे फार मोर, ज्यादा है। आगे देखना, इट इज अ मेटिकुलसली कैलिब्रेटेड स्ट्रेटेजिज्म, मत इसके चक्कर में पड़ो, इट इज अ स्ट्रेटेजी मेटिकुलसली कैलिब्रेटेड। अब ये शशि थरूर लिख रहे हैं, उनकी वोकैब कंट्री जानती है कि बहुत मजबूत है, तो वो क्यों ऐसा लिखेंगे जो अंग्रेजी सीखने वालों के लिए जरूरी पड़ेगा? वो तो नेशनल न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, लेकिन तुमको इसी को पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत करनी है। अब लेवल हम शशि थरूर तक का ले जाएं, बेकार बात है। हम अपने हिसाब से अपने लेवल पे जज करें। ये एक स्ट्रेटेजी है डिजाइन टू अरेस्ट। अब अरेस्ट का बचपन वाला मतलब मत निकालिएगा, पुलिस कैद कर ली। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस, मैं बर्जेनिंग नहीं करूंगा। ये इस स्ट्रेटेजी का एक डिजाइन ये है कि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन, इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है, उसको रोकना है। एंड टू परपेचुएट, नहीं, अ यूनिपोलर एशिया, और एक यूनिपोलर, बाइपोलर होता है ना, दो पोल होता है, यूनिपोलर एशिया, एक ही पोल रहेगा एशिया का, अंडर चाइनाज इकोनॉमिक। चाइना, बस इतना सोच लो कि चाइना ये चाहता है कि एशिया का वो यूनिपोलर रहे, पावर रहे। ये आप सोच के समझ सकते हो। एवरी गुड लर्नर ट्राइज टू डू दिस। कोई भी गुड पढ़ने वाला, अच्छा पढ़ने वाला ये गारंटी नहीं कर सकता उसको सारे वर्ड का मीनिंग आता होगा, बट वो सेंटेंस का थीम समझता है। हम सारे वर्ड का मीनिंग गेस करने के चक्कर में सेंटेंस का थीम निकालना भूल जाते हैं, और इसी के चलते क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ओवरऑल इंग्लिश के हेल्थ पे असर पड़ता है। ये बीजिंग का मतलब, यहां बीजिंग कोई शहर नहीं है, चाइना है, जिसे न्यू दिल्ली लिखते हैं, तो इंडिया के बारे में। बीजिंग का ये इकोनॉमिक एम्बिशन है कि वो यूनिपोलर रहे एशिया में। दिस कैलकुलेटेड विड्रॉल, अभी तुम देखो तो जरा एक्सोडस का मतलब उसने दिया, हमने विड्रॉ कर लिया वहां से 300 इंजीनियर्स को। ये जो सोच समझ के विड्रॉल किया गया, इज नॉट सिंपली अ लॉजिस्टिकल रिशफलिंग। लॉजिस्टिकल मत के हिंदी पकड़िए, हम लोग हर बार ना पकड़ पकड़ के लेते हैं। शशि थरूर का है तो भरमार रहेगा वर्ड्स का। ये रिशफलिंग नहीं है कि वहां कुछ को भेजे, वहां से कुछ यहां भेजे। इट इज अ सटल येट पोटेंट जियो इकोनॉमिक मैन्यूवर बाय अ राइवल। ये एक स्टेप है एक हमारे प्रतिद्वंदी का, एप्रीहेंसिव ऑफ अ राइजिंग इंडिया, जो इंडिया को राइज नहीं होने देना चाहता। एप्रीहेंसिव अगर आपको पता है तो आप कर लो, अदरवाइज जो इंडिया को बढ़ने नहीं देना चाहता, दैट इज चाइना। The recall of these highly specialized technicians, रिकॉल कर लिया गया, देखो विड्रॉल, रिकॉल, एक्सोडस, ये जो स्पेशलाइज्ड टेक्नीशियंस हैं 300, possessed of invaluable expertise, उनका एक्सपर्टीज बहुत था किस चीज में? इन एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन के लाइन को, लाइन का मतलब वो होता है ना जिसमें चीजें भी बनती हैं, जो ऑप्टिमाइजिंग
operational efficiency and troubleshooting the labyrinthine complexities of modern manufacturing. अब लेबरेंथाइन के चक्कर में क्यों, लेबरेंथाइन का भी सिनोनिम एंटोनिम में करेंगे। ये एक्सपर्ट्स जो थे ना वो इन चीजों में बहुत माहिर थे। रिप्रेजेंट्स अ डेलिबरेट इंपेडिमेंट टू क्रूशियल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, चाइना से इंडिया आ जाए आईफोन बनाने की टेक्नोलॉजी, इसको वो रोकना चाहते हैं। सच नॉलेज इज bedrock upon which India seeks to construct its edifice of advanced electronics manufacturing. ये वो bedrock, ये वो नींव है जिसपे इंडिया अपना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बेस करना चाहता है। ये जो नॉलेज है जो 300 इंजीनियर का लेके आए थे, एंड इट्स विथ होल्डिंग स्ट्राइक, ये एक स्ट्राइक है, प्रहार है, एट द वेरी हार्ट ऑफ इंडियाज एस्पिरेशनल असेंट। असेंट जानते हैं ना, ऊपर बढ़ना। इंडिया जो ऊपर बढ़ने की इच्छा कर रहा है उस पे ये स्ट्राइक है, आघात है। अभी अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे, इनिशियल 2, 4, 10 दिन तुमको तकलीफ लगेगी, लेकिन माइंड जब एक बार रीडिंग पे सेट होगा ना तो वो धीरे धीरे डिफिकल्ट वर्ड्स को भी हैंडल करना सीख लेता है, वो सीख लेता है। लेकिन हम अपने आप को, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के साथ एक बड़ी टेक्निकल चीज है कि जो तुम काम करना चाहोगे वही काम होगा। पढ़ना चाहोगे सोच के पढ़ो, पढ़ने आ जाएगा। बोलना चाहते हो बोलो, बोलने आ जाएगा। लेकिन पढ़ने के बीच में वर्ड पावर खोलोगे, पढ़ना छूट जाएगा, वर्ड पावर आने लगेगा उसमें बीच में, और तुम वर्ड पावर वाली चीजें के पढ़ना इतना डल बोरिंग हो जाता है कि आपने कभी कंटिन्यू नहीं किया है। अब आप जरा क्वेश्चन देखिए, जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग को मैं ऐसे चेक करूंगा। मैंने कहा कि कौन से जो पैसेज में मीनिंग लगे हुए हैं वो उसमें से 2 सिमिलर हैं। पहला, फार मोर देन एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकैलिब्रेशन, ये जो लिखा हुआ था वही मैंने उतारा है, एंड नॉट सिंपली लॉजिस्टिकल रिशफलिंग। ये कौन से 2 सेम है, और यहां आंसर दिया हुआ है 1 and 4, 2 and 3, 2, 3, 2, 4। ये आपके क्या करेगा ना कि आपको एक बार और पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, सोचने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि क्वेश्चन के समय में आप सोचते हो, और जितना सोचोगे, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जितना उस पर ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हारे रीडिंग का प्रैक्टिस होगा और अंडरस्टैंडिंग खुलेगी। अब आप ध्यान दीजिए, मोर देन एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकैलिब्रेशन, यही वाला मैंने उठा लिया, एंड ऑस्टेंसिवली एग्जीक्यूटिव अंडर कॉर्पोरेट डायरेक्टिव, एग्जीक्यूटेड अंडर कॉर्पोरेट डायरेक्टिव। अभी आप देखो तो इसका देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकैलिब्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन से आगे की बात थी, आगे मैं बताया क्या बात थी। और दूसरा, ये सिंपली रिशफलिंग नहीं था, मतलब ये कुछ और था, तो तुम्हारा 1 नंबर तो सेम है, इन दोनों का मीनिंग तो सेम है। अब देखिए, दोनों का मीनिंग सेम है, हिंदी अलग अलग निकलेगा और आपको आपके मीनिंग से परेशानी है। हिंदी करोगे रिकैलिब्रेशन नहीं आएगा, रीशफलिंग का मतलब पता नहीं क्या होगा, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन सेट करूंगा जिसमें आपको शब्दों से अलग हटके मीनिंग को टारगेट करना पड़े। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से ज्यादा है। और दूसरा, ऑस्टेंसिवली छोड़ देते हैं, एग्जीक्यूटेड अंडर कॉर्पोरेट डायरेक्टिव, इसको कंपनी ने निर्देश दिया था। ये दोनों सेम है क्या? उससे ज्यादा है, और ये बोला कि सिंपली ये वो कंपनी के डायरेक्शन के अंडर में हुआ था। ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन देखो, नॉट सिंपली अ लॉजिस्टिकल रिशफलिंग, ये सिंपली रिशफलिंग नहीं था, और क्या था जरा ध्यान दीजिए, अ डेलिबरेट इंपेडिमेंट टू द क्रूशियल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये उसको रोकने का प्रक्रिया था। तो तुम्हारा 1 and 3 दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है, लेकिन शब्द कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं, शब्द कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कंप्रीहेंशन बनाने के समय में यही आफत आपको महसूस होता है। पढ़े कुछ, ऑप्शन में कुछ और है, दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है।
और वो मीनिंग ट्रांसलेशन बेस्ड नहीं है, वो तुम्हारी थिंकिंग बेस्ड है। और इसी चीज को मजबूत करने के लिए आई एम बिफोर यू, कि तुमको अगर ये प्रैक्टिस तुमको मैं देता रहूं, तुम वर्कआउट करते रहो, आई होप कि तुमको कुछ दिनों के बाद चीजें बहुत आसान नजर आने लगेंगी। अगला देखो, मैंने बोला ट्रू, फॉल्स या डाटा इनएडिक्वेट, कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। आप देखिए, चाइना फियर्स दैट इंडिया हैज बिकम अ पावरफुल मैन्युफैक्चरिंग हब। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, आप जरा सोचो। चाइना को डर है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। पैसेज में ये नहीं लिखा हुआ है, वो इंडिया के राइजिंग पावर को रोकना चाहता है, अभी बना नहीं है। बन जाता तो फिर ये 300 इंजीनियर जाते वहां पे, तो क्या इंडिया को अंतर पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब। ये हो सकता है कि हमारी सरकार बोले, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है, अभी वो ग्रो कर रहा है। दूसरा, द ऑथर फील्स दैट इंडिया इज स्टिल, इंडिया के पास अभी भी डज नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। और वो तो डायरेक्ट लिखा हुआ था ना कि इंडिया के पास सच नॉलेज इज क्रूशियल, और ये उस पर आघात है। तो इंडिया के पास अभी नहीं है, तभी तो आघात है। अगर वो होता तो फिर आघात कैसे होता। सो ये ट्रू हो गया। तीसरा, द ट्रांसफर ऑफ 300 इंजीनियर्स विल फोर्स द 2 iPhone प्लांट्स इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू बी शट डाउन। ये 300 इंजीनियर्स जाएंगे तो कर्नाटका और वहां के दोनों को बंद करना पड़ेगा। डाटा इनएडिक्वेट, क्या होगा उसका, ये हम कंक्लूजन कैसे निकालें। पैसेज में उतने जगह में तो नहीं लिखा हुआ था। इंडिया कैन नॉट रिफिल द गैप, इंडिया उस गैप को जो गए तो वो रिफिल नहीं कर सकता। क्रिएटेड बाय द लिविंग ऑफ 300 इंजीनियर्स फ्रॉम इट्स इंटरनल सोर्सेज, अपने इंटरनल सोर्सेज से वो उसको फिल नहीं कर सकता। हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि पैसेज जितना लिखा हुआ था, ये मेरा कंक्लूजन हो सकता है, लेकिन पैसेज के बेस पे ट्रू, फॉल्स और इनएडिक्वेट देना है। सो अगेन ये डाटा इनएडिक्वेट है। एंड ई नंबर, एट प्रेजेंट इंडिया स्टैंड्स एट पार विथ चाइना, चाइना के इक्वल में खड़ा है एज एन इकोनॉमिक पावर इन एशिया। नहीं, चाइना चाहता है कि उसका यूनिपोलर स्टेटस कंटिन्यू करे, एट पार नहीं खड़ा है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। मैं आपको आपके पैसेजेस को इस तरह से आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करूंगा क्वेश्चंस देके, ताकि आपकी रीडिंग सीरियस रहे। ये सिंपल रीडिंग नहीं है कि मैं पढ़ूं और आपको बता दूं मीनिंग क्या होगा। अगर मेरे पढ़ने से आपको समझ में आने लगेगा, ये तो बड़ा अटपटा है। पहले आपको करना चाहिए, पहले आप झेलो, उस पर मेहनत करो, और अगर वो तुमने कर लिया, क्वेश्चंस के थ्रू पता चल जाएगा कि आपने किया है कि नहीं किया है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, अपने अनुभव को मैच कर लेना। मैं ये करना चाहता हूं कंटिन्यू, ताकि आपका लैंग्वेज इनरिच हो। और आप मेरे को जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा ये अप्रोच, क्योंकि अभी आपको लगातार नए नए अप्रोच मेरे मिलेंगे, आपको ये अप्रोच कैसा लगा। ऐसी चीजें मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, आपके मैं कमेंट्स का इंतजार करूंगा। और अच्छा लगे ना, तो अब अभी लाइव की बात नहीं हो रही है, लाइव क्या होगा, रिकॉर्डेड होगा, आई डोंट नो। लाइक सब्सक्राइब थोड़ा करो आप लोग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर, सी यू देन, थैंक यू।